नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन लगातार सुनवाई हुई। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को अगर डिकोड करें तो हम ये कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने वक्फ कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है, बल्कि सीजेआई ने कहा है कि वक्फ कानून में कुछ अच्छी चीजें हैं। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार का पक्ष रखने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाए, जिसे अदालत ने मान लिया और सरकार को 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कह दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जवाब दाखिल करने तक कानून पर यथास्थिति, ध्यान से सुनिए, कहा है कि जवाब दाखिल जब तक सरकार जवाब दाखिल नहीं करती तब तक कानून पर यथास्थिति बरकरार रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि नए कानून के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक कुछ भी फैसला नहीं लिया जाएगा, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिया कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल में फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं होगी। साथ ही इस दौरान वक्फ बाय यूजर संपत्ति भी डिनोटिफाई नहीं की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को करीब 70 मिनट तक सुनवाई चली थी, जिसमें केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच तीखे सवाल जवाब भी हुए थे। आज इस मामले में फिर सुनवाई के बाद अगली तारीख 5 मई मुकर्रर की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि वक्फ में अभी नहीं कोई बदलाव, फिर किस बात का तनाव? और वक्फ कानून में सब बुरा नहीं है, इस बात पर मौलानाओं को क्यों यकीन नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि वक्फ पर अगली तारीख तय है 5 मई को, आदेश क्या आएगा इस पर सबकी नजर है, क्योंकि 5 मई को संभव है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर कोई बड़ा फैसला सुना दे। आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते। अगर गवर्नमेंट के किसी एक्ट से कोई बॉडी बनाई गई है तो उसमें कोई रह सकता है। बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। 2/3 मेजोरिटी में ये पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। मुस्लिम रिलीजन का एक हिस्सा है वह, और इसमें सरकार को मुदाखलत करने का, इंटरवीन करने का कोई हक नहीं। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सिर्फ इसलिए कि मैंने कब्जा कर रखा है तो इसलिए मैं कब्जादारी हो जाऊंगा, तो वक्त के लिए तो एक्सेप्शन है। बाकी भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको सबको कागज दिखाने पड़ेंगे। जो भी कोर्ट कहेगा उस पर उसको मानेंगे, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल संविधान के विरोध में जाकर के और गैर संवैधानिक तरीके से जिद में एक बिल लेकर के ये सरकार आई है। आज हमें यहाँ इंसाफ मिला कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखिए, ये मुद्दा और मामला बड़ा संवेदनशील है, तो आज मेहमान भी हमने पैनल में हमेशा की तरह संवेदनशील बुलाए हैं, जो मामले को समझते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी गैर जरूरी बयानबाजी या चर्चा आज की डिबेट में आपको नहीं देखने को मिलेगी। पैनल से इंट्रोडक्शन करवा देता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी से शाजिया इल्मी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बाकी सारे मेहमान यहां आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश कटियार मेरे साथ यहां मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार यहां पे स्टूडियो में मौजूद हैं। जबीरुल कादरी साहब इस्लामिक स्कॉलर यहां आ चुके हैं, मौजूद हैं। नाजिम खान साहब को आप देख रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर यहां मौजूद हैं। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर यहां मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैंने जैसा कि उम्मीद जाहिर की है, मुझे लगता है कि आप लोग भी इस बात का आज ख्याल रखेंगे कि कोई भी आए बाएं शाए नहीं होगा, टू द पॉइंट रहें, तथ्यों पर रहें, क्योंकि मामला संवेदनशील है। आप जिम्मेदार नुमाइंदे हैं समाज के, आपकी बात सुनकर के कहीं कोई उन्माद ना फैले, मेरा बस ये मकसद है। सबसे पहला सवाल शाजिया इल्मी आपसे,
पिछले कई दिनों से, जब से वक्फ कानून बना तब से हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से वही सवाल पूछ रहे हैं जो कोर्ट ने पूछे हैं, और 5 मिनट के अंदर उन सभी सवालों के जवाब प्रवक्ताओं ने रखने की कोशिश की है। फिर आज सरकारी वकील को 1 हफ्ते का समय मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई जब कोर्ट ने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने? मुझे लगता है कि तुषार मेहता ने ना सिर्फ अपना पक्ष रखा कल भी और आज भी, लेकिन कुछ ज़रूरी सवाल हैं जो पूछे गए हैं, उसमें और तफसील से और जानकारी के साथ बाकायदा 5 दिन में 5 मई तक उसके वो जवाब हाजिर करेंगे। और मुझे लगता है इसमें कोई हर्जा नहीं है, अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर, सारे डेटा लेकर, सारी जानकारी लेकर क्या रुख है सरकार का वो पेश करना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बीच में किसी तरह का कोई अंतरिम आदेश नहीं है, जैसे यथास्थिति है वो बरकरार रहेगी। और इसके चलते ज़रूरी सवाल है, देखिए इसका भी होना ज़रूरी है ताकि सब लोग संतुष्ट हों। और यही है सुप्रीम कोर्ट की सोचिए जो मान्यता है और मर्यादा है कि हर तरह से सवाल सुनकर जवाब लेकर, तो ऐसा मामला है जिसे बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और गंभीरता से इसको जवाब देने की भी ज़रूरत है। और मुझे लगता है उसके अनुसार ही होगा। जो कुछ भी होगा, मैं इतना बता दूं आपको अनुराग जी कि सुप्रीम कोर्ट की जो बात है पूरी तरह से सर्वोपरि होगी, उसको माना जाएगा। हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरह जिन्होंने शाह बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को बदला था, पलटा था एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस से, किसी एक समुदाय को या मेरे समुदाय को खुश करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो होगा वो पूरी सर्वसम्मति से, सबकी मंजूरी के साथ और कोर्ट के संतुष्ट होने के बाद ही होगा। शाजिया, अगर हम कोर्ट में जवाब नहीं दे पाए, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाई और 1 हफ्ते का समय मांगा, तो क्या ये माना जाए कि कानून में कहीं कुछ खामियां हैं, उसमें सुधार की जरूरत है? देखिए, हर एक चीज में सुधार की जरूरत थी। आप देखिए 95 का आप कानून अगर देखेंगे, उसको लेकर हरीश साल्वे जी बाकायदा उस कानून को चुनौती दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है किसी भी कानून को कभी भी चुनौती जा सकती है। लेकिन आप देखिए उससे पहले कभी भी इस तरह के अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल को नहीं दिए गए थे, ना ही इतनी ढेर सारी संपत्ति, चाहे वो पार्लियामेंट देखें, कनॉट प्लेस देखें, दिल्ली में ही देखें, सिर्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ, तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो जाहिर सी बात है अगर कोई खामियां होंगी या कोई कमियां रहेंगी या संविधान सम्मत कोई ऐसी बात होगी जो संविधान सम्मत नहीं हो, जो किसी और देश के कानून में जिसका कहीं ना कहीं कुछ उल्लंघन हो या कमी हो, तो उसको भी देखा जाएगा। और ये सबकी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की भी है और सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज है करना। और बहुत ज़रूरी बात है कि विपक्ष भी इस बात को रखे और सब मुतमईन होकर, यानी कि संतुष्ट होकर ये कानून पास हो, हबड़ दबड़ में ना हो जैसे 95 का हुआ था, जो पूरी तरह से एक तरफी था। ठीक है अखिलेश कटियार जी, कल तक हम देख रहे थे कि वक्फ कानून पर भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड में थी, लेकिन आज वो डिफेंसिव मोड में। आपने शाजिया को सुना। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति करते हैं, तो किस तरीके की अटैकिंग पॉलिटिक्स रहने वाली है आपकी इस फैसले पर? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें जो विचार आया है, जो फैसला आया, हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बीते अनुराग जी 5-6 महीनों में कहीं आप दुकान के ऊपर जाति लिखें तो उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक पक्ष दिया और उससे समाज में एक अच्छा माहौल गया। आप कहीं मंदिर के पीछे खुदाई करें, ये करें, वो करें, ऐसे फैसले भी मामलों में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी और समाज में एक अच्छा संदेश गया उससे। तो हम ये उम्मीद करते हैं, हम हमेशा जुडिशरी पे हमारा पूरा भरोसा है और हम ये मानते हैं कि इस वाद विवाद में जो डिस्कशन हो रहा है, इसमें जो एक निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूँ कि जो संविधान की धारा 26 है, उसमें ये जो अधिकार मिला था उसको चुनौती देते हुए ये कानून जो बनाया गया और इसे उतारने की जो कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसे सही रास्ते पे ले जाके इस देश की आम आवाम को और सभी वर्गों को सही न्याय देगी। ज़वीरुल कादरी साहब, कितनी किरकिरी हुई उन मौलानाओं की, उन मौलवियों की या उन मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर्स की जो इस कानून के पक्ष में बोल रहे थे, उन्हें इसमें कोई खामी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने भी कहा कि खामियां हर चीज़ में हो सकती हैं, गुंजाइश सुधार की हर चीज़ में हो सकती है। तो अब कितनी किरकिरी हो सकती है उन लोगों की जो अपनी ही कौम को ये समझा नहीं पा रहे थे कि भाई इस कानून में कोई खामी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम
कानून वक्फ का जो था इसमें हकीकतन ये था कि सरकार ने ये अपनी जाती तौर से नहीं, कानून तो अब भी है, था मत बोलिए। हाँ हाँ है कानून तो तो जिस अब भी। तरीके से ये कानून बना या दोनों ऐवानों में पास हुआ, ये उन गरीब लोगों का जिनका नाम लिया जा रहा था कि वो होगा, उन्होंने याचिका दाखिल की। मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं, मेरा रामपुर से ताल्लुक है। इतनी संपत्ति उत्तर प्रदेश में है वक्फ के नाम पर, लेकिन वो गरीब जो आज भी सिसक रहे हैं एक मकान की छत के लिए, पानी के लिए, रोजगार के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वक्फ बोर्ड के दरवाजे पर गए, वहां के कर्मचारियों ने उनको डांट करके निकाल दिया गया। वो लोग ये बिल इसलिए था ताकि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर मुसलमान अपना हक, अपना अधिकार जमाए हुए थे, गरीबों के नाम पर गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए गरीबों की हिमायत के लिए लाया गया था। आज अगर ये कानून इस नौयत पर है तो मैं इस जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, माइनॉरिटी के जो क्या नाम है मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का सहारा लेने के बाद फिर हम जाएंगे ताकि जिन गरीबों का नाम लिया गया था, आज भी दिल्ली का गरीब हो, उत्तर प्रदेश का गरीब हो, बिहार का हो, या जितने भी अन्य राज्य हैं हिंदुस्तान के, जो गरीब था, गरीबों के नाम पर के गरीबों को संपत्ति है, इन वक्फ बोर्डों से गरीबों को कोई सहारा नहीं मिल रहा। सब ये दयोपति जो बड़े बड़े लोग अपनी संस्था बना करके सब उसको डकार रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। आम गरीब पसमानदा मुसलमान को इसका कोई हक नहीं मिल रहा। ये गलत है अगर कोई भी कहता है। हम इसके पक्ष में इसलिए खड़े हैं, अगर ये कानून 5 मई को इसके भी आता है तो हम इसके विरोध में अपनी दूसरी संसदों का सहारा लेकर के, हाँ गरीबों को मिलना है तो गरीबों को मिले, गैर गरीबों को मिले, मजबूरों को मिले, मोहताजों को मिले, पसमानदाओं को मिले, और ये राजनीति से परे होने के बाद जिसका हक है उसको मिले। हम इसके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। मुमताज आलम रिजवी, आज खुश तो बहुत होंगे आप, आते ही आपने कहा स्टे, मैंने कहा स्टे नहीं तो आपने कहा मिनी स्टे तो है ही, तो मतलब ये बड़ी खुशी नहीं स्टे तो नहीं है, कानून पर स्टे नहीं है, यथास्थिति बरकरार रखी गई है, सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। देखिए, तो आप स्टे कहकर जश्न क्यों मना रहे हैं? नहीं मैं देखिए जश्न नहीं मना रहा हूँ, ये कोई जश्न वाली बात नहीं है और ये कोई हार जीत वाली बात भी नहीं है, बल्कि हमारा जो एहतजाज सड़कों पे है वो सरकार से है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आप सरकार से डिमांड करेंगे। सरकार के साथ साथ अदलिया भी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और अदलिया पे सबको भरोसा है, तो हम अदालत गए। अब अदालत ने चीज़ों को देखा और जैसा कि अभी बीजेपी की तर्जुमान जिन्होंने ये कहा कि हाँ खामियां हो सकती हैं, तो ये हमारी कामयाबी इस नौयत की है, बल्कि संविधान की कामयाबी हम कहेंगे। ये किसी इंडिविजुअल की नहीं बल्कि संविधान की है कि संविधान पे हमने यकीन किया, हम गए, हमने दरवाज़ा खटखटाया और माननीय जो है उस संविधान ने देखा, जो वहाँ पे चीफ जस्टिस उन्होंने देखा, और उसके बाद उन्होंने ये कहा जिसे 3 बजे रात में पास करके कि जल्दी सुबह सुबह लागू कर दिया जाए। जैसा ये बीजेपी असल में सरकार बहुत जल्दबाजी में रहती है, चाहे लॉकडाउन हो, अच्छा, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सब में जल्दबाजी कर देती है और बाद में पलट जाती है। 3 कृषि कानून भी ले आए थे और पलट गए। ठीक है मुमताज भाई, ये मत भूलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वक्फ कानून में बहुत सारी खूबियां भी, हमने भी कहा है। नहीं आपको दिखाई कहाँ दे रही थी? अरे दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप तो शाहीन बाग बनाने में लगे हुए थे। जब नहीं ऐसा नहीं है, देखिए कुछ चीजें थी, जैसे वक्फ बाय यूजर था हमारा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा 5 साल का जो इन्होंने रखा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वो बहुत हमारा इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके से जो डीएम को पावर दी गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये 2-3-4 चीजें ऐसी थी जो हमारे संविधान से, आईन से प्रदेश का मालिक नहीं, एक बात बताइए, डीएम कौन होता है? नहीं देखिए डीएम जो है सरकार के अधीन होता है, हम इतना जानते हैं। देखिए हमारे जो सुनने वाले, देखिए टेक्निकल बात हम करेंगे नहीं यहाँ पे, हम ये सिर्फ कहते हैं कि अदालत डीएम तो नहीं है, हम अदलिया जो है वो फैसला करेगी, और डीएम जो है वो डायरेक्ट जो है सरकार के अधीन होता है। और वो जो है, नहीं 1 मिनट रुक जाए, मैं वही पूछ रहा हूं, अभी बोलिए। डीएम को सारी पावर नहीं थी, आपको पता है ना, हम जानते हैं, पता है डीएम को सारी पावर नहीं थी, वो कोई सेक्रेटरी देखता या कोई इस तरीके का कोई अधिकारी देखता। सब आपको भी पता है मुस्कान जी, मेरे को डीएम क्या होता है और किस तरीके से, जिसको चाहेगा कह देगा ये जमीन वक्फ की नहीं है, इतनी पावर जो है। नहीं ला रहा हूं आपको, देखिए ये अब तो हम कह रहे हैं कि हमें बहस करने की जरूरत नहीं, पार्लियामेंट में बहस
बहस हो रही है, लड़ने वहां पे जजेस बैठे हुए हैं, लड़ने जो है वहां पे वकला है, ठीक है। सरकार भी अब वक्त मांग लिया। अब आप सोचिए ना कि जो कह रहे थे 98 लाख अर्जी देखी, जो कह रहे थे हमने 36 मीटिंगें की, हमने 48 घंटे से लेकर के और कितने घंटे बहस की, और उसके बावजूद जब कहा कोर्ट ने कि बताओ, तो कह रहे हमें सरकार 1 हफ्ते का वक्त क्यों 1 हफ्ते का वक्त तैयारी के लिए समय मांगा है, तैयारी के साथ जिससे काउंटर ना कर पाए। सरकार जल्दबाजी करना छोड़ दे ऐसा भी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जल्दबाजी करना छोड़ दे, और जितने भी जल्दबाजी की 1 हफ्ते का समय मांगा तो है, जल्दबाजी नहीं अभी नहीं, लेकिन इससे पहले 1 हफ्ते का समय मांगना जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल ये जल्दबाजी में काम करते हैं। और कुछ लोग जिनके बारे में आप कह रहे थे ना, कुछ लोग तोता की तरह बोलते हैं, उनको जो दे दिया जाता है, रटा दिया जाता है, उनसे इससे मतलब नहीं होता है कि देखे अच्छा है बुरा है। ज़बीरुल कादरी को तोता कह रहे हैं आप? नहीं, अब वो खुद ही समझेंगे कि तोता है कि नहीं है, लेकिन तोता की तरह बोलते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, कुछ न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न समझते हैं, न कुछ है। अभी ये कह रहे गरीब को मकान नहीं, दावा करते हैं कि 3 तोतों की तरह तो आप भी बोल रहे हैं भाई साहब। पार्टियों ने जो कहा ये गलत है, मैं तोता से बात नहीं निकल के आया है, मैं तोता से बात नहीं करना चाहता, मैं तोता मैना की किससे कहानी में नहीं पढ़ना चाहता, ये पता लगेगा कि किससे कहानी नहीं पढ़ता। इन्होंने कहा कि मकान नहीं है, तो सवाल ये योगी जी तो दावा करते हैं आप सबका साफ विकास कि मुसलमानों को घर मिले, ये अभी टंक के बजाने का वक्त नहीं है, वो वक्त आएगा ताकि ये किसने किया आपको अंदर जाएंगे, इंसाफ का इंसाफ मिलेगा। देखिए आपने उन्हें तोता कह दिया तो वो भड़क गए। गलत है, इसलिए ज़बीरुल भाई को तोता कह दिया, मजदूरों को हक नहीं मिला था, पसमानदा को हक नहीं मिला था, पसमानदा का लफ्ज उठाने के बाद पसमानदा क्या, कोई पसमानदा नहीं है, सब यहाँ पे बेहतरीन गरीब कहां से आ गया, ये लोग कहां से आ गए, आप भी कह रहे थे नींदों पर, आप भी कह रहे थे कहां से पसमानदा आ गए, पक्का रवैया पसमानदा आ गए, इसलिए आज इनके साथ आ गया। कुछ नहीं, पसमानदा थे, पसमानदा गरीब है, तुमको क्या मालूम सारे मुसलमानों की क्या होती है, सारे मुसलमानों क्या मालूम कि एक मजदूर की जिंदगी क्या होती है, तुमको क्या मालूम एक बगैर बाप के बेटे की जिंदगी क्या होती है। चंद लोगों के सामने खड़े होने के बाद वादा करने से कुछ नहीं होता, इंसाफ अपनी जगह रहता, फिर सरकार के फैसले की तारीफ सब जो है सब धरी नहीं आएगा, एक सुनवाई में सारी है, कल वो आचार्य विक्रमादित्य, क्या ये सच है कि एक सुनवाई में सरकार की पोल खुल गई, जैसा कि मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं? देखिए अभी चिंता ना करें, अभी ये बदमाशों की जो नानी होती है ना, बहुत दिन खैर नहीं मना सकती। ये साहब अभी ईद बकरीद आने वाली है, ये नई कहावत इजाद की नहीं मैंने इसलिए मुझे चेंज करनी पड़ी, मुझे कुछ चेंज करनी पड़ी, इसलिए नया वर्ड डाला है मैंने इसके अंदर। तो चिंता मत करो, बकरीद आ रही है, अभी सब के सब जितने भी खैर मना रहे हैं 4 दिन बाद यही काले झंडे हम देख चुके हैं। 1980 के दशक में कौन थे जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जजों के खिलाफ किस प्रकार के नारेबाजी हो रही थी, याद होगा इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों की तो आदत है। अभी तो टाइम है, देखिए सरकार एक डेमोक्रेसी चलती है, सबकी बात सुनने के लिए। अगर इनको दिक्कत थी जो मुर्शिदाबाद में इन लोगों ने किया, बस जला दी, सड़कें जला दी, मुझे बताइए उसके बाद दंगा कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो, शर्म। अगर डायलॉग वाले लोग होते तो बात करने के लिए बताइए। अगर माननीय न्यायालय ने बात रखी है, समझ लो, चिंता मत करो। अगर अभी शाहजहां ने बोला ना कि अगर कोई गलती हो गया, सुन लो ना, चिंता मत करो। कौन तोता है, कौन चील कौवा है, पता चल जाएगा। चील कौवे कौन है, चील कौवे कौन खा रहे हैं नोच नोच के। अगर आपको याद हो, अगर आपको एक्चुअल पता है ना, एक्चुअली देश में सबको पता है किसने वक्फ बोर्ड की, प्रधानमंत्री जी ने बोला ना अभी कुछ दिन पहले, अगर वक्फ की जमीन का सही उपयोग होता तो आज मुसलमानों का इतनी पुत्र हालत ना होती। सबके लिए स्कूल होते, सबके लिए आजादी, सबके लिए। वो एक अलग मसला है कि वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए था और कैसे हो रहा है, वो एक अलग मसला है। यहाँ कानून पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं शाजिया आपसे सिर्फ एक स्पष्टीकरण ये लेना चाहता हूं, जिस तरीके से वक्फ कानून के खिलाफ जो मुस्लिम्स थे वो ये मान रहे हैं कि 1 हफ्ते का सरकार ने समय इसलिए मांगा है क्योंकि उसकी तैयारी नहीं थी, जल्दबाजी में कानून बनाया गया, लिहाजा सरकार तैयार नहीं थी, उसकी कमजोर नीयत दिखाई दे रही है। क्या आप ये मानती हैं? देखिए मानने को जो मानना चाहे माने। अभी भी भाई साहब कह रहे थे कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, और अब 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया है, और भी तफसील से इस पर चर्चा और करने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। भाई साहब बड़े खुशी मना रहे हैं कि देखिए वाह कमाल हो गया और सरकार की तैयारी नहीं थी।
आप बताइए, आप औरों को तोता कह रहे हैं, आप तोते और मैंने की कहानी नहीं रचते हैं, रोजाना हाय तौबा नहीं बचाते हैं। सीए में आपने क्या कहा था? नागरिकता छिन जाएगी। ट्रिपल तलाक में क्या कहा था? मुसलमान सारे जेल पहुंच जाएंगे। शाबानो केस में क्या कहा था कि कुरान शरीफ के साथ हस्तक्षेप है। हमेशा तुम गलत पाए गए हैं, चाहे रफाल हो, चाहे सीए हो, चाहे 370। चुप रहिए आप, हम बोले नहीं थे बीच में, हम बोले। अच्छा नहीं, इनको चुप कराइए आप, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए आप। बोलिए बोलिए शाजी, बोलिए। इनको चुप करा दीजिए। भाई साहब तमीज से, आपके बीच में मैंने नहीं बोला था ना, तो आप बीच में नहीं। सीए पर हारी हैं आप लोग, सीए का कानून बना है। मैं कोई बदतमीजी कर रहा हूँ और क्या सवाल कर रहा हूँ? अरे सवाल करिए, बीच में बोलकर बदतमीजी कर रहे हैं। अब चुप हो जाए ना भाई साहब, इतने तमीजदार हो गए, बड़ा की बात का मतलब है। अरे आपकी बहन है। अरे तो बीच में ना बोलिए आप ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? शाजिया बोलिए आप। नहीं, बिल्कुल ये मेरे भाई नहीं है, ये ना कहिए। ऐसे मेरा भाई हो नहीं सकता जो इस तरह से बीच बीच में बोले। शुक्र है, ये थोड़े तमीज होनी चाहिए। नहीं ठीक है, चुप रहिए आप, पर्सनल बात मत कीजिए, हम बहुत अरे चुप हो जाइए ना। अगर तहजीब होती तो चुप रहते आप, अभी भी बोल रहे हैं। चुप रहेंगे हम? सवाल अभी भी बोल रहे हैं। सरकार ने, मुजाहरा कीजिए, सरकार से सवाल करना हमारा हक है, क्यों चुप रहेंगे? ये व्यक्ति का मामला नहीं है। चलिए अच्छा, बोलते रहिए फिर आप। आइए बोलिए, लगातार बोलिए। मुमताज आलम चुप हो गए। नहीं बोलिए। नहीं देखिए, ये हमेशा झूठ बोला है। सीए का कानून बना है इस देश में और लागू हुआ है, 370 हटाई गई है। इन्होंने फिर से कितने हंगामे करे, कुछ नहीं उस हंगामों का हुआ। आप देखिए, चाहे रफेल हो या सीए हो या 370 हो या ट्रिपल तलाक हो, पूरी तरह से हमारे देश में जो कानून बना है वो कानून को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है और उसमें देखिए देश में सबका उसमें फायदा हुआ है। और ये जो भाई साहब तोते की तरह बोल रहे हैं और बार बार औरों को तोता कह रहे हैं, ये बताइए ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के सारे मौलाना की तरह जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, समझाने के लिए आपकी जिम्मेदारी थी। 3000 करोड़ किसानों के साथ आपने 17 मीटिंगें की। आप शाहीन बाग गई एक बार भी कि समझा लें अपने लोगों को? क्यों नहीं गई आप? क्यों जाओ? आपका काम है। क्यों नहीं गई? किसानों के साथ 17 मीटिंग करेंगे, लेकिन मुसलमानों के साथ एक भी मीटिंग करने में शर्म आती है सबको। डर लगता है कहीं हिंदू नाराज ना हो जाए। आपकी तरह ये ऐसी पॉलिटिक्स होगी क्या? अरे फिर बोलने लगातार आप। देखिए नहीं आप क्यों फिर हमारा जिक्र कर रहे हैं? आप अपनी बात कीजिए, फिर हमारा जिक्र करेंगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैं बिल्कुल करूंगी, 1000 बार करूंगी। इनकी वॉइस मैं भी सवाल करूंगा। हमारी सरकार से सवाल करना ये हमारा राइट है। इनकी वॉइस कम कीजिए आप, इनकी वॉइस कम कीजिए प्लीज आप, तब मैं बोलूंगी। सरकार से सवाल करना हमारा हक है, वो आप नहीं छीन सकती। आप अपनी बारी पे सवाल कीजिएगा, मैं आपको मौका देता हूं। मैं चली जाऊंगी, मैं हटा दूंगी। नहीं शाजी आप रहिए, शाजी आप रहिए, वरना फिर मुमताज भाई कहेंगे कि सरकार की प्रवक्ता भाग गई, बीजेपी की प्रवक्ता भाग गई, ये कहेंगे। आप रहिए, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि अब जब आप बोले तो फिर कोई ना बोले। मैं बैठ नहीं आप रहिए, मेरा निवेदन है आपसे, आप रहिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए। नहीं मैं बैठती, मैं जाती नहीं। मैं जाती नहीं। आपको लगता है इन बुज़दिलों से मैं डरती हूँ? मैं बिल्कुल भागने वालों में मैं बैठी रहती, लेकिन मैं माइक निकाल लेती अपना। मैं कोई डरती नहीं हूँ। इन लोगों को एक्सपोज करना मैं जानती हूँ। देखिए एक्सपोज हुए थे ना, शाबानो केस में एक्सपोज हुए। कुरान शरीफ के खिलाफ जाने वाले लोग हैं ये लोग। कोई कुरान के खिलाफ नहीं जाता। वक्फ बोर्ड की जमीनों में क्या किया इन्होंने, देखिए लगातार बोल रही है। नहीं मैंने शांत करा दिया। नहीं मुमताज भाई, अब आप बारी पे बोलिएगा, जो बोलना है तब बोलिएगा। देखिए ये वो लोग हैं, देखिए नहीं आपका जिक्र कोई नहीं कर रही है। वो लोग हैं, देखिए ये वो लोग हैं, देखिए अरे भी आपका जिक्र नहीं कर रहे, इतने इंपॉर्टेंट ना समझिए। नहीं आप हैं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप नहीं किसी के लिए, अपने लिए होंगे। खामोश बैठिए। आपको लगता है ये आपके मुगालते हैं? अरे भाई कैसे बोलो? आई विल नॉट स्पीक, आई एम रिमूविंग इट, आई विल सिट हियर, लेट इट बी। मैं हटा रही हूँ उसको, फिर उनसे कह दो मैं नहीं बैठ पाऊंगी। अगर आप लगातार इनको चुप नहीं करा पाएंगे इस बदतमीज। मुमताज भाई देखिए, अब आप इंटरप्ट कर रहे हैं अनावश्यक रूप से। मैंने आपसे कहा नहीं मैंने आपसे कहा कि अपनी बारी पे बोलिएगा। वो आप पर कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रही, वो केवल वक्फ कानून के विरोध में बात कर रही है। बोलिए, मैं चुप से मुखातिब है। शादी आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं आपने इनके वॉइस क्यों नहीं बिल्कुल नहीं मैं कर। ये स्टूडियो में होने का लाभ ले रहे हैं और कोई बात नहीं। ये बदतहजीबी है। अच्छा तो देखिए आपको चुप रहना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो लग रहा है कि आप डर रहे हैं मेरी आवाज से। अगर आप चुप नहीं रहेंगे, सुन लीजिए, तो अपना खौफ इस कदर ना दिखाइए। तो लगातार सरकार जीती है, चाहे सीए का कानून हो। बहुत शाहीन बाग में बैठे और देखिए किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को बरगलाया है। बहुत मोटा पैसा मिला है विदेश से, बिठाया है। सोचिए क्या हुआ, मेरे को मैं नहीं मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। मसला वक्फ कानून पे बैठे हम लोग, किसानों पर नहीं बैठे। जब किसान बैठे थे तो हम भी बैठे थे डिबेट में।
लगातार बोल रहे हैं, हाँ लगातार बोल रहे हैं। ये इतने क्यों डर लग रहा है आपको? ठीक है शाजिया, मैं आता हूं आपके पास। अवधेश कुमार जी, अवधेश कुमार जी। नहीं, अगर नहीं, अच्छा बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। नहीं, आपने बोलने नहीं दिया। ठीक है, बोलिए शाजिया, बोलिए, बात पूरी कीजिए। मैं तो चाहता हूं अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल नहीं, मैं बोल के रहूंगी। हाँ बोलिए। तो आप कैसे नहीं करने दे रहे हैं? आप लगातार बुलवा रहे हैं इनको। नहीं, मैं नहीं बुलवा रहा। देखिए आप मेरे को बदनाम करवा दिया आपने मुमताज भाई। आप थोड़ी देर शांत हो जाए, बिल्कुल एकदम। नहीं अनुराग जी, लगातार नहीं, आप इतने प्यार से क्यों बोल रहे हैं? ऐसे शख्स मैं डंडा लेके डिबेट नहीं करता, भिजवा मैं डंडा लेके डिबेट नहीं करता। मैं अपने सब मेहमानों से ऐसे ही बात करता हूँ। शाजिया आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं फिर बोलने दीजिए आप। नहीं तो आप मुझे चुप क्यों नहीं करा पा रहे? और आप बोलिए बाद में आऊंगा तो जरूरत ही नहीं मेरी, अगर आप ये लगातार बोलेगा। नहीं बोलिए, आप बोलिए, बात पूरी कीजिए, बाकी मेहमानों की भी बारी आनी। और ये खौफजदा है, सुनिए, ये जो मुमताज जो भी इसका नाम है, ये खौफजदा है, ये डर गया। अब आप शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। मैं इसके बाद आपको मौका दूंगा। नहीं आपको मौका बिल्कुल मैं बोलूंगी अब। और सुनिए, सीए में ये लोग हारे, इन्होंने मुसलमान लोगों को डराया है और बुजुर्ग औरतों को झूठ बोला है। ये कोई कौम से प्यार करता है उनको डराएगा झूठ बोलकर? झूठे हैं और मक्कार हैं। और देखिए इस बार भी क्या कह रहे हैं, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, मस्जिद छीन ली जाएंगी। हम सब लोग ने सुना पूरे जो धरना इन्होंने किया था। सीए में क्या बोला, नागरिकता छीन ली जाएगी। और अब इसके बाद आप बढ़ के देखिए, ट्रिपल तलाक में क्या कहा, सारे मुसलमान आदमी जेल में होंगे। तो झूठ बोलने की पुरानी आदत है। ट्रिपल तलाक जो कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं थी, ट्रिपल तलाक बिद्दत, सारे मौलाना एक हो गए कि हटेगा नहीं। ऐसा कानून जो कहीं था भी नहीं पूरे सारे मुस्लिम देशों में। तो ये तो इनकी असलियत है। और सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट को बड़े मानने वाले आ गए, संविधान की बात करने वाले आ गए। शाहबानो केस में क्यों राजीव गांधी पर प्रेशर डाला था? क्यों इतनी बुरी हालत हो गई थी? क्यों सड़कों पर आ गए थे? एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला को अगर पैसे कुछ मिल रहे थे हर एक गुजारा भत्ते के लिए, तो ये इनकी असलियत है। डरपोक लोग हैं, ये चाहते नहीं गरीबों का फायदा हो, और इसीलिए आए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा खुद पैसे कमाने हैं और चाहते नहीं किसी का भला हो। और सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश भी नहीं आया है। यथार्थ स्थिति बनी हुई है, तो आप बिला वजह ज्यादा खुश ना होइए और उछलिए नहीं ज्यादा। शुक्रिया। ठीक है शाजिया रहिएगा हमारे साथ। मैं आता हूं आपके पास। मुमताज भाई, मैं सिर्फ इनसे जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि यथा स्थिति बनाए रखे जाए, इसके क्या मतलब है? इसके हमें बता दीजिए, समझा दीजिए क्या मतलब हुआ इसका। हम ज्यादा नहीं ये मतलब है, मैं बता दूं इसके ये मतलब है, इसके ये मतलब है भाई साहब, जैसे मैं समझा दूंगी आपको, आपके कान खोलने पड़ेंगे, अपने हलक को आपको वक्फा देना पड़ेगा, तभी तो सुन पाएंगे ना भाई साहब। कान खोलने पड़े, कान यहाँ पे। अरे आप एक्स्ट्रा बोलती हैं, कब्बा उधर है, आप जो है लिख करके बोला कीजिए ताकि एक्स्ट्रा ना हो। फिर बोल रहे हैं आप, फिर वही बोल रहे हैं। अच्छा अब इनके मुमताज भाई के सवाल का जवाब। इतनी तशरीहात आप करती हैं, तफसीरात बयान करती है कि असल मौजूद पीछे रह जाता है। लगातार बोल रहे हैं। अरे आप चुप रहिए भाई साहब, आपको चुप रहना पड़ेगा, आपको चुप रहना पड़ेगा। हालांकि आप लोग चाहते हो सब चुप ही रहें। अब सुनिए आप, अब चुप। ओहो हो, फिर विक्टिम कार्ड रोना शुरू कर दीजिए भाई साहब। हम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? अरे हमें यथास्थिति बताइए, यथास्थिति समझा दीजिए क्या है। यथास्थिति की मानी समझा दीजिए। रोना शुरू कर दीजिए ना, मातम। यथास्थिति की मानी समझा दीजिए, बस हमें और कुछ मैं बता दूंगी। मैं बता, आपको चुप रहना पड़ेगा ना भाई साहब। यथास्थिति का मतलब है कि कोई भी अंतरिम आदेश नहीं आया है, तब तक कोई प्रॉपर्टी ना तो डी नोटिफाई होगी और ना ही इसमें कोई फैसला आया है। तीन जो जरूरी बातें हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, फटकार लगाई है, किस तरह से दंगे फसादों को इस तरह से किया जा रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को और विपक्ष को के लिए सख्ती भी बरती है। और यह भी कहा है कि इस बिल में बहुत सारी खूबियां हैं, सुन लिए। और वक्फ बाय यूजर को लेकर सरकार ने साफ तौर से कहा है कि बहुत से लोग इसे मिसयूज कर सकते हैं। ये भी कहा है कि मंदिरों में क्या मुसलमानों को रखा जाए तो कैसा लगेगा, ये भी जवाब दिया। अब जवाब दिया, वो कल कहा था, आज नहीं कहा। यही ताई वही सुनना चाहते थे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है अवधेश कुमार जी, मेरा सीधा सा सवाल, क्या आज जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे किसी को जीत या किसी को हार के तौर पर लेना चाहिए? नहीं, ले रहे हैं लोग, वही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, चाहिए जो चाहिए और जो होता है दोनों में अंतर है। ये आपका टेलीविजन है, इसलिए मुझे बहुत संभल के बोलना पड़ेगा। जो मेरा मत था मैं बोल चुका हूं। देखिए, एक तो उच्चतम न्यायालय ने यथास्थिति शब्द का प्रयोग किया नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए तो उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश दिया नहीं है। कल जरूर कहा था कि मैं इस पर 3 विषयों पर अंतरिम आदेश देने जा रहा हूं। उस पर तुषार मेहता जी ने कहा कि हमको समय दिया जाए। हमको बिना समय दिए बेरा सुने सरकार को आप कैसे देंगे? जैसे आपने पूछा ना
कि ये कोर्ट में जो है आप दूसरा, हाँ, तो इस बार पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने, जो अभी तक होता था कि याचिकाएं लोग ले जाते थे, कोर्ट सरकार को नोटिस देके पूछता था, इस बार सरकार ने अवसर नहीं दिया है। अब देखिए वो जो आप कह रहे हैं ना कि ये भी एक्टिव, कि जैसे आप लोग गए हम भी तैयार होकर के आपके पास आए हैं, क्योंकि ये संदेह था सरकार को कि लोग जा रहे हैं। जो लोग जाने वाले थे वो पहले से पढ़े हुए थे, पहले से केस तैयार थी। आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पहले, ये भी अभूतपूर्व स्थिति थी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पहले, अधिसूचना जारी होने के पहले याचिकाएं, 3 याचिकाएं पहले पहुंचा चुकी थी। तो एक व्यापक तैयारी थी उनकी, एक एक विषय पर बहस हुई है कल। लेकिन यह भी एक अभूतपूर्व स्थिति है कि केवल 70 मिनट बातचीत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का बोल रहे हैं कि मैं अंतरिम आदेश दूंगा, और अंत में खैर सरकार ने कहा कि भाई आप क्या देंगे, हम ही इसके लिए तैयार हो जाते हैं। इतना है, बाकी चीजों पर रोक नहीं है कि न्यायाधिकरण फैसला दे देगा आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, उस सब पर नहीं, 3 विषय पर केवल बात है। तो इसलिए ये मेरा अपना मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, संसद इसमें 2 विषय महत्वपूर्ण आ गया है जी। तीनों जो सरकार के तीनों पक्ष होते हैं उनके बीच संतुलन, उनकी भूमिका का भी आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे आने वाले समय में सारे प्रश्न उठेंगे। अभी राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, ये पहली बार है। तो अब यह विषय केवल वक्फ का तो नहीं है, वक्फ के साथ साथ दूसरे विषयों का भी है कि सुप्रीम कोर्ट को जो भी संसद में कानून बनेगा उसकी समीक्षा का अधिकार है। इसको संविधान ने दिया है, उनको करना ही चाहिए। लेकिन अंततः फिर संसद को पावर है कि उनकी समीक्षा के विपरीत जाके अगर सहमति नहीं होती है तो उस कानून को पारित कर सकता है। अंततः ये भी है, तो इसको हमेशा ध्यान में रख के तब इसको समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो चिंता करने वाली बात है, तो इस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि जिस तरह से देश में इसको लेकर के एक पूरे देश में कि ये इस्लाम विरोधी है, मुसलमान केवल विरोधी नहीं है, इस्लाम विरोधी है, मस्जिदें छीन जाएंगी, हमारे जो है कब्रिस्तान खत्म हो जाएगा, तो कहां आप जनाजे लेके जाओगे, ये सारी बातें हुई थी। उसके कारण बहुत सारे लोगों को जो इसमें लगा कि नहीं कहीं ऐसा हो सकता है और लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस नाते भी कि तत्काल कम से कम उसके लिए बहुत कठोर शब्द है, बहुत तैयारी से योजना पूर्वक लंबे समय से चल रहा था और योजना पूर्वक तरीके से यह सब किया गया है। वो भी सामने आएगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी हमने देखा है कि वो पीड़ित के पक्ष नहीं जा करके और इमामों की बैठक बुलाती हैं, वहां अपील भी नहीं करती हैं कि आप लोग बैठे हो जरा अपने लोगों से अपील करिए। तो अभी ये समय है, इसमें आएगा। लेकिन अगले 1 हफ्ता बाद भी कोर्ट जो का मूड दिख रहा है कि वो एक इंटरिम ऑर्डर पारित करेगा। तीसरी बात जो आप पूछ रहे हैं क्या इसमें कोई खामी थी? अब साजिया भले कह रही हो कि उनकी खामी है, मेरे हिसाब से कानून में कुछ और चीजें जोड़ी जाएंगी इसके बाद। देखिए सुप्रीम कोर्ट का परिणाम ये होगा आगे, आप देखिए कानून में खामी हो सकती है। जैसे नहीं, खामी शब्द नहीं, देखिए खामी एक दूसरी चीज है। कोई भी मनुष्य निर्मित चीज होगी ना, कुछ चीजें उसमें छूटेंगी, कोई जुड़ेंगी। मनुष्य जो है अल्लाह और ईश्वर नहीं है, ये किसी को भी मान के नहीं चलना चाहिए। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो इसलिए उस रूप में कोई चीज जुड़ेगी। जिस ढंग से बार बार 3 कृषि कानून की बात कर रहे हैं, 3 कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उसमें किसान नेता गए भी नहीं, किसान नेता गए नहीं उसमें लगातार कहने के बावजूद। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और मेरा अपना मानना है, मैं सब लोगों को आपके टीवी के माध्यम से, जिस ढंग से लगातार लोग उत्तेजित कर रहे हैं, ज्यादा संभावना है कि सरकार उन 3 कानूनों को लेकर फिर से सामने आ सकती है। हो सकता है अगले ही सेशन में आ जाए, उसके आगे हो जाए। क्योंकि इतना आसान नहीं है। अंतिम बात मैं कर रहा हूं, देखिए जब कोई रिफॉर्म आप करते हैं ना, जब लंबे समय तक कोई कुप्रथा समाज में कायम होती है, कुशासन कुव्यवस्था होती है, एक बड़ा वर्ग उसका अभ्यस्त हो जाता है, उसमें बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग पैदा हो जाते हैं। तो उसमें जब आप टच करेंगे रिफॉर्म, तो उससे हलचल मचेगा, उससे समस्या पैदा होगी। दुनिया में सारे रिफॉर्म पर हुआ है, लेकिन सरकार संकल्पित होकर अगर बढ़ती है, कोर्ट में ठीक से पेश करती है। राजीव जी का वो बयान याद आ गया, बड़ा पेड़ गिरता है तो वो दूसरा, तो एक बड़ा रिफॉर्म है। इस रिफॉर्म में कोर्ट तक गया है, इस पर बहस होगी, इसमें थोड़े बहुत सुधार की और गुंजाइश है तो और भी होगी। कुछ चीजें जुड़ सकती है, कुछ चीजें हट सकती है, लेकिन रिफॉर्म जो है देश के मुसलमानों के लिए, भारत की प्रगति के लिए, ये बिल्कुल अपरिहार्य था और यह होना चाहिए, होगा। 5 मई को देखेंगे क्या होगा। लेकिन नाजिम खान साहब, सवाल यह कि जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है और कोर्ट ने दिया है, ये
दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने का समय है। इसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि सरकार तैयार नहीं थी या सरकार ने कानून जल्दबाजी में बनाया या अब सरकार आनन फानन में कुछ दस्तावेज जुटाएगी। ये जीत नहीं है और न किसी की हार है, एक प्रक्रिया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए मुस्कान जी, आपका नाम मुस्कान है। जब आपका नाम सुनता हूं तो हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अब मुस्कान आना भी भाविक है। हम सुन तो लीजिए, मुस्कान आना भी भाविक है हम लोगों की तरफ से। सुन तो लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से 1 सप्ताह का समय दिया, मुझे नहीं सुनाना है, अरे सुन तो लीजिए, अब आगे की बात सुन लीजिए। देखिए हम लोगों की, देखिए कहा हमने मुस्कान, तो हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों की तरफ देखा। अब फिर बड़ी चिंता हुई सुप्रीम कोर्ट को कि उन्हें लगा कि हाँ वाकई में जो भारत के मुसलमान है कहीं ना कहीं उनके साथ जाति हो रही है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी नहीं कहा। मैं तो एक बात बताऊं, अरे सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे हैं आप? अरे बाप रे बाप, ये नाजिम भाई ये क्या कर रहे हैं? मैंने कोर्ट नहीं करा, मैंने कोर्ट नहीं करा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने? ये तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। हाँ सुन लीजिए, मैंने अपनी तरफ से कहा ना क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट तभी तो ये कह रहा है कि बताइए जो भारत के दिमाग की खुबज है उसको यहाँ ना थोपे। मेरे मुस्कान होने का, मेरे मुस्कान होने का नाजायज फायदा हो रहा है। मुस्कान बात रखने नहीं देना चाहते। मेरी बात तो रखने दो, आप मेरी बात रखने दो, बात रखने दो, मेरी बात नहीं। इसका मतलब आप ठीक है नाजिम भाई। अच्छा नाजिम भाई, आपको जो मौलवियों ने इनके दिमाग लगा दी है, अरे कोई नहीं, अवैसी साहब ने इनकी तह लगा दी है, वही बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं। नाजिम भाई ये बताइए कि आप अपनी बात खुद रख सकते हैं या आपको प्रवक्ता के तौर पर मुमताज आलम रिजवी चाहिए? मुस्कान जी देखिए, मुझे संविधान ने मुझे परमिशन दे रखी है, मैं अपनी बात इंशाल्लाह मजबूताई के साथ रखूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पेटों में दर्द इसलिए चालू होने वाला क्योंकि हम लोग संविधान की बात करते हैं। और रही बात ये, इस आपके अभी चैनल पे 2 बार शाहबानों का जिक्र आया, 2 बार, यानी कि इसका मतलब हम लोगों को अब ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 5 मई को जो फैसला आएगा वो मुस्लिम हक में आएगा। इसलिए बार बार 2 बार साहबानों का जिक्र आ रहा है कि हाँ राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला, तो इसलिए साहबानों का बार बार जिक्र आ रहा है। और दूसरी बात जो अभी हमारे काबिल दोस्त ने कही थी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा फिर विरोध करेंगे, अभी ऐसे का। देखिए हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि मानते हैं, चाहे बाबरी मस्जिद का फैसला है या कोई भी फैसला आता है, हम लोगों के सर्वोपरि होता है, बहुत सर्वोपरि होता है। लेकिन हम लोग वो तथाकथित लोग नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद या अरे सुन लीजिए, अरे एक टोकरा बाद में मत बदल जाइए पूरे फैसले के बाद। देखिए हाँ सुन लीजिए, हम भारतीय मुस्लिम है, संविधान को मानते हैं, संविधान पे इंशाल्लाह हमारा यकीदा है। हम वो लोग नहीं है जो संविधान के दायरे में रह के हम अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन आप लोग संविधान की शपथ लेने के बाद मुकर जाते हैं। नाजिम भाई किसी के बीच में नहीं, लेकिन नाजिम खान ने शाजिया इल्मी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात। देखिए हल्का फुल्का टोक टाक हो सकता है, मुस्कान जी 10 सेकंड और लूंगा, हल्का फुल्का भी नहीं टोक, 10 सेकंड और आप 20 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड और लूंगा। अब ये जो हमारे अवधेश जी ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी कि हाँ देखिए वो पढ़े लिखे लोग थे जो अपने गए थे वहां पिटीशन डाली थी, पढ़े लिखे लोग थे। तो भाई जो अब 1 सप्ताह का टाइम लिया, क्या वो पढ़े लिखे लोग नहीं है? अरे नहीं बताओ, तुम जवाब तो दो। जो ये कानून जो बनाया है क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? लेकिन जो पिटीशन डाली वो पढ़े लिखे लोग हैं। अरे ये कौन से तर्क है भाई? आप संविधान की शपथ लेने के बाद संविधान की बात नहीं मानते। हम लोग संविधान को यहाँ रखते हैं दिल के अंदर, और जो संविधान हमारा है उसी संविधान के तहत चलते हैं। और संविधान का आर्टिकल 25 मुझे लेकिन संसद जो कानून बनाएगा संवैधानिक प्रक्रिया फॉलो करते हुए उसे नहीं मानेंगे। कब कहा कि पढ़े संविधान का इतना सम्मान? अच्छा एक बहुत ठीक है, नहीं मैंने पढ़े लिखे लोग कब कहा? नहीं सुने मूल ढांचा है 26 आर्टिकल, उसकी बात हो रही है। नाजिम खान ने पहले से तैयार थे, संसद जो चाहे पहले से करके, इतनी भी आजादी नहीं
नहीं, मुझे बार-बार कह रहे हो आप। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंसा पर चिंता जाहिर की उस पर भी आना है, लेकिन उससे पहले नाजिम खान साहब का एक सवाल है, एक आशंका है शाजिया इल्मी से, उसका मैं समाधान कराना चाहता हूं। नाजिम खान साहब कह रहे हैं कि 2 बार शाबानों का जिक्र किया गया, तो कहीं इरादा सरकार का राजीव गांधी वाला, स्वर्गीय राजीव जी वाला इरादा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरीके से बदला गया था शाबानों के मामले में, सरकार भी उसी का बैकग्राउंड एक खाका तैयार कर रही हो? शायद भाई साहब जानते नहीं है कि क्या वो पूरा प्रकरण था। अगर उनको पता होता है, नहीं, शाबानों का जिक्र 2 बार आप ही ने किया ना, इसलिए मैंने आप ही से सवाल पूछ लिया। नहीं, इसीलिए मैं बता रही हूँ, इसी बात को आगे रख रही हूँ। अगर उनको पता होता, शाहबानो मामले में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, क्योंकि शाहबानो अलग अलग कोर्ट्स के होते हुए भोपाल से की थी, सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था और उसको सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस द्वारा, संसद द्वारा नहीं, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस द्वारा पलटा था। भाई साहब पढ़ लिख लीजिए, समझिए। और इस मामले में बाकायदा कानून बन गया है संसद से और उसको चैलेंज किया जा रहा है विपक्ष द्वारा और आप जैसे लोगों द्वारा, और अब गया है। तो पहले समझिए, वो शाहबानों का जो मामला था वो संसद से पारित नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किया था। ये तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। आप फर्क समझे इस बात का। और दूसरी बात, जो लगातार ये जो हाय तौबा आप लोग ने मचा रखा है और आप चाहते नहीं जिक्र करना, और अभी से आपने जश्न मनाना और जलेबियां बांटनी शुरू कर दी हैं। मैं आपसे बता दूं, संसद से पारित कानून है। मैं यही चाहता था कि आप नाजिम खान साहब की आशंका का समाधान कर दें। ठीक है, अखिलेश कटियार जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हो रही है, इस पर भी चिंता जाहिर की है और विपक्ष को एक संदेश भी छिपा है उसके अंदर कि जिस तरीके से कानून को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है, उन्माद फैलाया जा रहा है, उससे विपक्ष को बाज आना चाहिए। नहीं, यहाँ 4-5 मुद्दे में बहुत सब लोगों के ध्यान से सुनता रहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो शोर भी होता है, बड़े बदलाव होते हैं। इस देश ने, इस सरकार के, चाहे नोटबंदी के बड़े बदलाव हैं उसके भी परिणाम देखे हैं, लोग क्या परिणाम उसके आ गए भाई? परिणाम देखे ना कि क्या बदलाव था, ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा। ढाक के 3 पात्रे, यहाँ तो कुछ नहीं बदला। काला धन आ जाएगा, फला कुछ हो जाएगा, जीएसटी लगा देगा। जिसका हवाला देकर के आप ये कर रहे थे मध्यम वर्ग, उसको कोई परेशानी नहीं थी, उसको परेशानी नहीं, लेकिन यहाँ कुछ बदला भी नहीं। चाहे लोकपाल लेके आए हो, यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उन चीजों से इस देश में जितना महिमा मंडित करके जितने बड़े बदलाव के सपने भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए, जमीन पे उसका कोई प्रभाव देखने को अनुराग जी नहीं मिला। दूसरी बात, हम ये जानना चाहते हैं कि गरीबी, चाहे ये वक्फ के माध्यम से बड़ी चर्चा हो रही है मुस्लिम समाज की गरीबी पे, बेरोजगारी पे, उनके हालात पे, आप कभी इसको गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम बनाते हैं, फिर कभी गरीबी अमीरी की बात करके आप रिजर्वेशन भी लेके आते हैं। भाई धार्मिक मामला है, आर्टिकल 26 के अंदर बहुत सारी प्रोविजन है, उस पर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे, तो ये समय हमारा 20-25 मिनट का है। तो हम ये चाहते हैं कि गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के पास 1000 कार्यक्रम है अनुराग जी, उस पर आप मुसलमानों के वक्फ को क्यों आप मानते हैं? 9 लाख एकड़ जमीन, सुनिए मेरी बात, 9 लाख एकड़ जमीन। दुनिया में अगर जमीन के मालिकाना हक की बात की जाए तो हिंदुस्तान का वक्फ बोर्ड जो है वो पहले दूसरे नंबर पर आएगा। सुनिए मेरी बात, सिर्फ मस्जिदें हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई हॉस्पिटल है, कहां से है बताइए? नहीं, मैं अखिलेश जी से बात कर रहा हूं। क्या आपको ये चिंता का कारण नहीं लगता? मैं मानता हूं कि गरीबी दूर करने के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लैंड का किसी गरीब की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्या आपको ये चिंता का कारण नहीं लगता? नहीं, मैं इस बात को भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी को इस देश के जुड़ी हुई किसी भी विषय पे चिंता करनी चाहिए। मंदिरों के पास भी लाखों एकड़ जमीन है, उसकी भी बात है। हम ये नहीं कहते कि आप वो करें, लेकिन लाखों एकड़ जमीन है। तीसरी बात, आपके पास आप रिजर्वेशन पे भी आप आर्थिक आधार पे लेके आते हैं, संविधान की मूल भावना वहां पे भी बदल देते हैं। तो कानून पे बात करते हैं। एक क्लोजिंग कमेंट आचार्य विक्रमादित्य, छोटा सा कमेंट मैं आपको कहूंगा। आप समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश के अंदर राजा रहे, मालिक रहे, वहां के संभल का एरिया 6 किलोमीटर का है और वहां जो क्लेम वक्फ बोर्ड ने किया है 8 स्क्वायर किलोमीटर का कि ये हमारी वक्फ की लैंड है, ये क्लेम किया गया है। और जब सत्य सामने लाने की बात की गई तो उनके पास ना लैंड थी ना कुछ थी, ये किया है आप लोगों ने, आपको समझ में आनी चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि 5 मई तक कोई भ्रांति नहीं फैलाई जानी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं फैलाना चाहिए, किसी तरह का कोई उन्माद फैलाने का काम न किसी राजनीतिक पार्टी को करना चाहिए, न किसी स्कॉलर को करना चाहिए, किसी प्रतिनिधि को जिसकी जनता बात सुनती है उसे नहीं करना चाहिए।
हम इस देश में रहते हैं, इस देश के संविधान का हम सम्मान करते हैं, हमें उसी लाइन पर चलना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, जनता हो, जनार्दन हो या फिर कोई भी क्यों ना हो। इसी नोट के साथ मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। लेकिन तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। सी न्यूज़।